आपके साथ नवजोत रंधावा। ऐसा वक्त जब दिल्ली में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, यहाँ के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी हो रही है। आज हमारे साथ दिल्ली के अस्पतालों के प्रबंधक होंगे। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मारामारी क्यों मची हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लेकिन पहले जरा दिल्ली के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए रिपोर्ट देखिए। If I cannot give them oxygen, what else I can give you? जितनी मैन पावर एंगेज की है, उनको मैनुअल केयर कर रहे हैं और इस तरीके से ये चीज़ ज़्यादा देर नहीं चल सकती है। जिस तरीके से वो ऑक्सीजन दे रहे हैं और हम सारा टाइम आरआईसी में वेस्ट हो रहा है। जिनको बहुत ज़्यादा नीड है तो हमने आईसीयू पेशेंट्स को देनी शुरू कर दिया है। बाकी पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई कर रहे हैं। दिल्ली में सांसों का संकट है। जिस ऑक्सीजन के बगैर इंसान चंद सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकता, उसी की कमी हो गई है। अस्पतालों में हाहाकार मचा है। बीते 4 दिनों से सांसें देने वाली ऑक्सीजन की आंख मिचौली चल रही है। धर्मशिला 3 बजे, सर शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन, प्लीज डू समथिंग। 5 बजे डॉक्टर साजिद, लाइफलाइन हॉस्पिटल, सर ओनली 2 सिलेंडर्स लेफ्ट, 30 to 40 मिनट्स सर लेफ्ट फॉर ओनली दिस थिंग। उसके बाद में कोविड की ऑक्सीजन हेल्पलाइन पे मैंने खुद फोन किया सुबह दिल्ली की। उन्होंने कहा हमारे पास अभी कुछ नहीं है, आधे घंटे में मदद करेंगे। अभी तक मदद नहीं आई। मैं आपको बता दूं, अगर ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत होती है तो यह बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होगी। अभी तक सर आपको मदद नहीं मिली है। आनी चाहिए। दिल्ली के तमाम अस्पतालों में अब नौबत ऐसी है कि ऑक्सीजन अब खत्म तो तब खत्म। किसी अस्पताल के पास 1 घंटे का तो किसी के पास महज 2 घंटे का ही स्टॉक बचा है। तमाम अस्पताल टकटकी लगाए टैंकरों की तरफ ताक रहे हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट में अस्पतालों ने गुहार लगाई कि हम अपने मरीजों को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, हम उन्हें डिस्चार्ज करना चाहते हैं, हमें सुरक्षा दीजिए। अदालत ने सख्ती दिखाई, ऑक्सीजन सप्लाई रोकने वालों को सूली पर चढ़ाने तक की चेतावनी दे डाली। लेकिन असली पेच तो जिम्मेदारियां एक दूसरे पर डालने का है। दिल्ली सरकार सप्लाई कम होने का रोना रो रही है। केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार टैंकर का इंतजाम नहीं कर पा रही। हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती, वो ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करे। तो इधर केजरीवाल सरकार ने राज्यों से ऑक्सीजन मांगकर नया सियासी पेच फंसाया है। 700 टन की जरूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। जिम्मेदारियों का जाल एक दूसरे पर डालने की इसी कोशिश के बीच दिल्ली पर कोरोना का जाल और मजबूत होता जा रहा है। संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ऑक्सीजन का संकट गहराता ही जा रहा है। आज तक ब्यूरो। सांसों का संकट तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल ने वापस से इस बात का जिक्र किया है, ऑक्सीजन की कमी है और उसको पूरा करना है, अस्पतालों की सुविधाओं को दुरुस्त करना है। डॉक्टर्स का पूरा पैनल हमारे साथ है। हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि यह संकट आखिर खड़ा क्यों हुआ, पहले से तैयारी किसकी नहीं थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्या सप्लाई चेन इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर मरीजों तक प्रॉपर ऑक्सीजन सही मायने में नहीं पहुंच पा रही, कौन जिम्मेदार है। हम जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। डॉक्टर सुनील सागर हमारे साथ है, सीईओ हैं शांति मुकुंद अस्पताल के। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर आशीष चौधरी, मैनेजिंग डायरेक्टर आकाश हेल्थ केयर से हमारे साथ हैं। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका भी। डॉक्टर DS राणा हमारे साथ हैं, चेयरमैन हैं गंगाराम अस्पताल से। डॉक्टर SL गुप्ता हमारे साथ हैं, MD बत्रा अस्पताल से। यथार्थ त्यागी जी हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं हमारे साथ यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। सबसे पहले डॉक्टर राणा मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि समझाइए जरा दर्शकों को। हर कोई यही कहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। कमी कहां पर है, तैयारी किसने पूरी नहीं की? क्या अस्पतालों की तैयारी पूरी नहीं थी, क्या सरकार की तैयारी पूरी नहीं थी, या फिर किसी को पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी वेव आने वाली है?
ऐसा है कि मुझे तो लगता है कि किसी को पता ही नहीं था कि ऐसी सुनामी आ जाएगी। जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी की बात है वो इसलिए हुई, बहुत से ज़्यादा पेशेंट जो है वो दाखिल हो गए हॉस्पिटल में, सारे हॉस्पिटल भर गए। उनकी रिक्वायरमेंट 3 से 5 टाइम तक ज़्यादा हो गई है डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द हॉस्पिटल, और उसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। अब वो गैप कहीं मैन्युफैक्चर में है तो उसकी ऑगमेंट करने पड़नी है कैपेसिटी, सप्लाई चेन में तो सप्लाई चेन में ठीक करने पड़नी है। और जहाँ तक हॉस्पिटल का क्वेश्चन है, हम तो पहले अपने वेंडर से लेते थे, अब वेंडर जो है वो देने की अपनी क्षमता नहीं करते हैं, वो कहते हैं हम दे नहीं सकते हैं, वो सरकार के थ्रू आ रही है। तो अब तो सारी ऑक्सीजन सप्लाई गवर्नमेंट के थ्रू चैनलाइज हो रही है। गवर्नमेंट के पास सफिशेंट एडिक्वेट स्टोर हैं या नहीं है, एडिक्वेट सप्लाई मिल रही है नहीं है, तो गवर्नमेंट ही हमसे दे सकती है। हम अपने हॉस्पिटल की डिमांड बता सकते हैं कि हमारी इस वक्त जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट से 4 गुना ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ चुकी है। डॉक्टर साहब, मैं बाकी अपने पैनलिस्ट के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले जरा एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी। आपने कहा कि आप वेंडर से लेते थे, लेकिन उसके बाद उसने बताया कि अब सीधा सरकार की तरफ से आप लीजिए। कितनी एग्जैक्टली अगर एक अस्पताल की हम बात करें, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है? अस्पताल क्या उतनी मात्रा ऑक्सीजन की अस्पतालों में उपलब्ध थी? क्या इसके लिए अस्पताल रेडी थे? या जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो हॉस्पिटल को सोचना पड़ता ही है। जो वेंडर हैं वो ऑटोमेटिकली सप्लाई करते रहते हैं, उसके मुताबिक वो बना रहता है। मैंने अपने 45 साल के कैरियर में कभी सुना ही नहीं कि ऑक्सीजन की कमी की भी वो प्रॉब्लम होती है। ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन आती रहती है, छोड़ते रहते हैं बस। तो यहाँ तो हमारे हॉस्पिटल में बड़े हॉस्पिटल हैं जिसमें ऑक्सीजन टैंक हैं, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन भरते रहते हैं। डिपेंड के ऑक्सीजन वाले जो लोग मॉनिटर करते हैं वो अपने आप ऑक्सीजन की डिमांड रेज करते रहते हैं, ऑक्सीजन आती रहती है। अब डिमांड सप्लायर ने हमें कहा कि जितनी हमारी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे दुगनी तो वो सप्लाई कर सकता है, तो उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आप किसी और डीलर से बात करो या किसी से बात करो। जब हमने किसी और डीलर से बात की, उसने कहा नहीं हमें सरकार से दिल्ली सरकार से NOC चाहिए तभी सप्लाई कर सकते हैं जी। फिर उसके बाद दिल्ली सरकार ने NOC हमारे प्राइमरी सप्लायर को दिया पर नहीं दे पाए। अल्टीमेटली अब सारी जो वितरण सरकार के थ्रू ही हो रहा है। सरकार सबको थोड़ी थोड़ी देती रहती है, उससे हाहाकार आकर मची रहती है। जी डॉक्टर सुनील सागर, अस्पतालों पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ा? दूसरी बात, जरा सप्लाई चेन जो है वो भी हमें समझाने की कोशिश कीजिए ताकि दर्शक भी इस बात को समझ सके। देखिए, जो शांतिम कंद हॉस्पिटल की मैं बात करूं या बाकी हॉस्पिटल की बात भी करूं, तो मेरा ये कहना है कि जो नॉर्मल पेशेंट जब आता है और नॉर्मल स्थिति में आता है तो उसकी जो 30% अबाउट जो पेशेंट होते हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और उनकी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी होती है 2 लीटर से 6 लीटर तक ज़्यादातर करके होती है। और ये जो कोविड की स्थिति है इसमें 90-95% केसेस को ऑक्सीजन चाहिए होती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 6 लीटर से 30 लीटर तक लगभग जाती है। इसका मतलब है कि लगभग जो कंजम्पशन है वो 10 से 12 गुना बढ़ गई है। अब 10-12 गुना बढ़ने के लिए जो दिस केम अनप्रेडिक्टेड, और उसके लिए एकदम से प्रिपेयर होना शायद पॉसिबल नहीं था। 3 दिन पहले जो मैंने अपील की थी कि मेरे पास में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन बच गई है और 110 पेशेंट हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो वो पेशेंट मर जाएंगे। अगर मैं उनको ऑक्सीजन भी नहीं दे पाया, हम लोग जो हैं उनको लाइफ देने के लिए बने हैं, उनकी लाइफ लेने के लिए नहीं बने थे। अब दिल्ली प्रशासन की मदद से, मीडिया की मदद से, बाकी सब लोगों की मदद से, बाकी हॉस्पिटल, मेरे फेलो हॉस्पिटल की मदद से मेरे पास में ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए, मेरे पास दिए गए। सरकार ने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, यूपी गवर्नमेंट ने हेल्प की। एक मोदी नगर से लेके मेरे हॉस्पिटल तक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया ताकि मेरे पास ऑक्सीजन जल्दी पहुंच सके, और मैं थैंकफुल हूँ प्रशासन का, मीडिया का और सभी लोगों का, जिसकी वजह से मेरे मरीजों की जान बच पाई। अब देखना यह है कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है, अब इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। जिम्मेवार इसलिए हैं कि ये एक स्थिति मैं बताना चाहता हूँ कि अगर मैं नल खोल दूं और नीचे से जो बाल्टी है उस पर पेंदा ना हो तो बाल्टी कोई भर नहीं सकती। ये जो जिस तरीके से बीमारी फैल रही है, कितनी भी सप्लाई आ जाए, और जब तक ये बीमारी को कंटेन नहीं किया जाएगा, अभी ये नाम के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है लेकिन सड़कों पर देखने लगता ही नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है। हम लोग ना मास्क पहनते हैं, ना सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं, ना हैंड हाइजीन करते हैं, और जो भी प्रिकॉशन नहीं कर रहे। हम कोई भी ऐसा साधन नहीं लगा रहे, ऐसा उपाय नहीं करे ये बीमारी को कंटेन करने को। बीमारी कंटेन हो जाएगी तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम अपने आप से खत्म हो जाएगी। अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑक्सीजन के अलावा एक और प्रॉब्लम जो प्ले कर रही है हमारे को, वो ये है
कि मेरी नर्सेज, मेरे डॉक्टर्स, मेरे टेक्नीशियन, मेरा स्टाफ जो है वो कोविड से अफेक्टेड हो गए हैं। अब जिसकी आज की डेट के अंदर मेरे पास में 60 स्टाफ ऐसे हैं, 30 मेरी नर्सेज हैं, कुछ मेरे डॉक्टर्स हैं, कुछ मेरे पैरामेडिकल हैं, जो कि कोविड को उन्होंने डिटेक्ट कर लिया, उनको क्वारंटाइन करना पड़ गया। अब अगर मेरे पास सब कुछ भी हो और स्टाफ नहीं होगा तो उनको ट्रीट कौन करेगा? ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरा ये सुझाव है कि अगर हम आर्मी से या किसी से भी जो भी एजेंसीज हैं, मैंने कल भी ट्वीट किया है, जो सोशल एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, सिख कम्युनिटी हैं, अदर कम्युनिटीज हैं, कि मेरे पास में वॉलंटियर्स भेज दीजिए, मैं उनसे उनको ट्रेन करके काम करवा लूंगा। क्योंकि ये जी डॉक्टर साहब जी जो है वो क्वारंटाइन होती है तो 14 दिन के लिए वो चली जाती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरे फेलो और हॉस्पिटल जो हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट नहीं है, उनका स्टाफ है, अगर वो मेरे पास अपना स्टाफ दे देंगे तो मैं शायद लोगों की सेवा कर पाऊंगा। इसी हम लोगों का जो काम के लिए हम बने हैं, हम वो काम नहीं कर पाएंगे तो लोगों का क्या होगा? और वो जो सेवा करने वाले अगर वो बीमार हो जाएंगे तो उसकी सेवा कौन कर पाएगा? यथार्थ त्यागी जी, बहुत अतिरिक्त बोझ पड़ा है और मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह की सिचुएशन आई है कि अस्पताल खुद लाचार है। कोर्ट तक को इंटरवीन करना पड़ा और कोर्ट भी जाना पड़ा अस्पतालों को यह कहने के लिए कि मजबूर हैं हम, और सांसों के लिए इतना तरसना पड़ रहा है। तमाम अस्पताल इस तरह के हैं जहां पर लास्ट मोमेंट तक इंतजार करना पड़ता है कि ऑक्सीजन पहुंचे। कहां पर दिक्कत और कहां पर कमी आ रही, खुद मुख्यमंत्री तक ये कह रहे हैं कि हम भी लाचार हैं, सबने हाथ खड़े कर दिए हैं। देखिए, जहां तक हम अपने हॉस्पिटल की बात करते हैं तो नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें 450 कोविड पेशेंट्स एडमिटेड है। ग्रेटर नोएडा में 200, नोएडा में अराउंड 100 के आसपास। तो तीनों हॉस्पिटल मिला के 750 कोविड पेशेंट्स के लिए हमें लगभग पर डे 18 टन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और 18 टन जो प्रोवाइड होता है वो एक गाड़ी या 2 गाड़ी में नहीं होता, मल्टीपल गाड़ियां उसके लिए आती है, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार हर एक हॉस्पिटल में। तो इसके लिए दिक्कत यही होती है कि एक बार अगर ऑक्सीजन गाड़ी खत्म हो गई, टन उसका पूरा हो गया, तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि 1 या 2 गाड़ी तो 5-10 मिनट लेट हो सकती है। कुछ ना कुछ लॉजिस्टिक चैलेंज, ऐसा जैसे आज सुबह की बात है कि एक जो गाड़ी थी हमारी 110 वाले नोएडा ब्रांच में आनी थी, पता चला कि वो इस वाले हॉस्पिटल की जगह जो एक दूसरा यहाँ पे साइड में अस्पताल है वहां पे चलेगी, तो यहाँ पे बिल्कुल आधे पौन घंटे की ऑक्सीजन थी, फिर वो जल्दी वापस गाड़ी को बुलाया गया। तो डेली डिफिकल्टी, लॉजिस्टिक चैलेंज तो अब बिल्कुल आ ही रहे हैं। और इसका रीजन एक डेफिनेटली जो कंजम्पशन बढ़ने का रीजन ये तो है कि इतना ओवरलोड हुआ है, बट ऑल्सो जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स होते हैं, अभी क्रिटिकल केयर पेशेंट्स की संख्या हॉस्पिटल में बढ़ गई है। मतलब कि जो एचडीयू आईसीयू में जाते हैं, जो एचडीयू आईसीयू के पेशेंट होते हैं वो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे होते हैं, एनआईवी सपोर्ट पे होते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो उनका ऑक्सीजन को कंजम्पशन भी ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। तो ये भी रीजन है कि हॉस्पिटल्स में जो अभी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है वो ज्यादा हो रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ क्रिटिकल केयर पेशेंट। जो हमारा नोएडा ब्रांच है जहाँ पे 450 पेशेंट्स है, दैट हैज हाईएस्ट आईसीयू क्रिटिकल केयर कैपेसिटी ऑफ अराउंड 200 पेशेंट्स। तो 200 पेशेंट्स को आप समझने की कोशिश करिए कि अगर हाई फ्लो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है तो कंजम्पशन इज वेरी हाई देयर। जहां तक हम बात करते हैं कि सिलेंडर से वहां पे या कॉन्सेंट्रेट्स वहां पे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो बाकी जो रूम्स हैं, जो वार्ड्स में पेशेंट एडमिटेड हैं, उनके लिए हम सिलेंडर्स बिल्कुल कर सकते हैं और आईसीयू में पेशेंट्स को हाई फ्लो पे सेंट्रल सप्लाई के जरिए दे सकते हैं। बट अभी तो जो लेटेस्ट जो चैलेंज आ रहा है पिछले 3-4 दिन से, वो सिलेंडर्स रिफिलिंग का भी आ रहा है। क्योंकि सिलेंडर्स भरने के लिए जब हमें पता चलता है कि हम जब अपने प्राइवेट वेंडर के पास भेजते हैं कि हमारे कम से कम सिलेंडर्स तो रिफिल कर दीजिए, तो सिलेंडर्स रिफिलिंग भी अभी नहीं हो पा रही है। सुबह से आज हमारे 25 सिलेंडर्स गए हुए हैं और अभी तक रिफिल नहीं हुआ है। सेंट्रल सप्लाई है मेन प्लांट में। ये भी एक देखिए यथार्थ जी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे मैं समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कल जब ये खबर आई थी कि बत्रा अस्पताल में बस कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन का स्टॉक है तो सबकी सांसें थम गई थी। ट्रक आता देखा तो फिर कहीं सांस में सांस आई, और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अब यथार्थ जी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि सिलेंडर्स रिफिलिंग के लिए जाते हैं तो फिर पता ही नहीं चलता, या फिर जो गाड़ी आती है वो कहीं और चली जाती है। कहां पर दिक्कत है? सप्लाई चेन की भी अगर बात करें, जरा समझाने की हमें कोशिश कीजिए, दिक्कत कहां पर आ रही है और क्या अस्पताल कितनी क्षमता को हैंडल करने में खुद प्रिपेयर थे अभी तक? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, चीफ मिनिस्टर से लेकर के हमारे पास सभी मेडिकल डायरेक्टर्स हैं, राणा साहब हैं, किसी को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, दोनों हाथ से काम करने की जरूरत है और ऐसी कोई समस्या नहीं है जो सॉल्व ना हो। रही बात हमारे अस्पताल की अपनी समस्या की या पूरे क्षेत्र की समस्या की,
ये वास्तव में समस्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी। दिल्ली में ऑक्सीजन जितनी लगती थी उसकी पूर्ति चारों तरफ से, हरियाणा से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से होती थी। अनफॉर्चुनेटली ये जो पेंडेमिक है जो राजस्थान में भी, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी उसी तरह है जितना दिल्ली में है, और वहां की ऑक्सीजन जो वहां पर सरप्लस हुआ करती थी वो आज दिल्ली में नहीं आ रही। और तभी केंद्र ने 1380, 382, 384 समथिंग जो है दिया है, बढ़ा करके 102 मीट्रिक टन। अब प्रॉब्लम है उसको प्रोक्योर करने की। एक दिन में नहीं होता है, सरकार कोशिश कर रही है प्रोक्योर करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, और कल का जो जजमेंट है कोर्ट का मैं देख रहा था उसमें उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदारी है दिल्ली सरकार की कि वो टैंकर अरेंज करके जहां से कहा गया है वहां से लाए। आइनॉक्स कंपनी जो यहां सप्लाई करती है उसकी अपनी लिमिटेशंस, सरकार ने हमको बांध दिया कि आपको हम 6 टन ऑक्सीजन देंगे जबकि हमारी 8 टन की जरूरत है, 6000 टन, हमारी जरूरत 8000 टन है, तो वो 2000 टन कहीं ना कहीं से हमको भी पूरी करनी पड़ेगी और सरकार के द्वारा ही पूरी करनी पड़ेगी। आइनॉक्स की अपना प्रोडक्शन कम है जिससे उन्हें सबको देना है, पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हमको इस त्रासदी में तैयार भी रहना चाहिए। हमारे ऊपर भी कल 5 घंटे की त्रासदी आई थी और हमने अपने यहाँ करीब 2000 सिलेंडर्स थे जिनको हमने चारों तरफ से मांग के इकट्ठा करके अपने 3-4 घंटे गुजारे, और हमने कोशिश की कि हमारे इंटेंसिव केयर यूनिट में किसी भी तरह की कोई डेथ न होने पाए। ऑक्सीजन की जो अच्छा ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इज ऑक्सीजन, बहुत सारी डिबेट्स हैं हर जगह, मुझे पता है, सब जगह कहते हैं रेमडेसिविर देना है या नहीं देना, स्टेरॉयड देना है कि नहीं देना, वो एंटीबायोटिक देना है या नहीं देना, पर ऑक्सीजन देना है, देना है, देना है। और एक पब्लिक में भी है कि अगर ऑक्सीजन मुझे मिल गई तो मैं जिंदा रहूंगा। तो ऑक्सीजन की सप्लाई निरंतर, अब हम भी तो लिखते हैं ना कि एक इंजेक्शन 12 घंटे में लगेगा, बीटी। हम सरकार से कब कहते हैं कि वो हमें वो पूरा 8000 लीटर एक बार में दे दे, वो तय कर ले ये 2004 बार में देंगे, हमारा टाइम फिक्स कर दे। वो मैन पावर जो ट्रीटमेंट करने में लगी है, पेशेंट की जिंदगी बचाने में लगी, उसका दिमाग इस बात पे नहीं लगना चाहिए कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, रेमडेसिविर नहीं मिल रही है और तमाम मेडिसिन नहीं मिल रही। बिल्कुल, उसका टोटल जो कमिटमेंट होना चाहिए वो बेचारा पेशेंट के लिए काम करे, अपनी जिंदगी लगा के। आज मेरे अस्पताल में 16 डॉक्टर्स हैं जो कोविड पॉजिटिव, 10 डॉक्टर अस्पताल में एडमिट, सीनियर डॉक्टर्स, बाकी क्वारंटीन में। अपनी लाइफ लगा के वो लड़े, और लड़ने के बाद उनको ये पता चले कि पेशेंट की डेथ इसलिए हो गई है कि ऑक्सीजन नहीं, पेशेंट को हम प्रॉपर ट्रीटमेंट इसलिए नहीं दे सके कि उसकी अवेलेबिलिटी नहीं करा पाई सरकार। तो सरकार को अपना कार्य करना है, हमें अपना कार्य करना है। तो डॉक्टर साहब जो समझ पा रहे हैं वो ये है कि सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। डॉक्टर आशीष, अब मैं इसी पर आपसे सवाल करना चाहूंगी क्योंकि बहुत बड़े और बहुत वैलिड क्वेश्चंस उठाए हैं। देखिए, जिम्मेदारी डॉक्टर की है कि पेशेंट को देखे, ये नहीं है कि कहीं से ऑक्सीजन आई नहीं है फिर कॉल करके फिर उसको अरेंज किया जाए। वहां पर अगर डॉक्टर्स एंगेज हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मरीजों का क्या होगा। अब सवाल ये कि सिस्टम को दुरुस्त करना है। आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन और बढ़ा दिया जाए। हम एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स अपनी तरफ से डेटा अपलोड करेंगे, सप्लायर्स अपनी तरफ से डेटा अपलोड करेंगे, अस्पतालों को अपना डेटा अपलोड करना पड़ेगा कि कितनी ऑक्सीजन वहां पर है। क्या इससे चीजें दुरुस्त हो पाएंगी? जितने भी मेजर्स चीफ मिनिस्टर ने बताए हैं, ये सारे स्टॉप गैप अरेंजमेंट अभी नजर आते हैं कि अभी क्राइसिस सिचुएशन है तो कहीं पर वो नए प्लांट्स, क्या कुछ लोग कहते हैं 4 हफ्ते में नया प्लांट लगा देंगे और ऑक्सीजन बनना शुरू हो जाएगी। ये सारे जितने भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं आज क्राइसिस सिचुएशन में, ऑल दीज आर स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स। बट बड़े लेवल पे अगर देखें तो कहीं भी इतना डिमांड और सप्लाई का इतना जो डिस्पैरिटी कोविड में देखने को मिला है, ये किसी ने उम्मीद नहीं करी थी, एक्सपेक्ट नहीं करी थी। बट एक जो चीज जो कहीं ना कहीं हम सबसे मिस हुई है कि हमने पिछले साल फर्स्ट फेज ऑफ कोविड जब देखा था, उससे भी हमें बहुत सारे लेसन्स मिले थे। उस टाइम पे हमें मास्क और पीपीई किट की कमी महसूस होती थी, वो कहीं किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल ही नहीं थी। उस चीज को हमने किसी तरीके से 6 महीने में सब कुछ स्ट्रीमलाइन किया।
और उसके बाद धीरे धीरे कोविड 2 की तरफ जब बढ़े तो कहीं ना कहीं आप ये पैटर्न नोट करेंगे कि आज दिल्ली में और महाराष्ट्र में ज्यादा है, तो पिछले महीने बेंगलोर में था, उससे 3 महीने पहले केरला में था। सो एक टाइम पे पूरा हिंदुस्तान तो कहीं इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट, एज ए पर्सन हु कैन मैनेज द एंटायर कंट्री, दे कैन ऑलवेज शिफ्ट द रिसोर्सेज। यानी कि अगर उड़ीसा में सारी प्रॉब्लम आ रही है तो सारा रिसोर्स उड़ीसा में जाए, दिल्ली में और हरियाणा में प्रॉब्लम है तो वहां की इंडस्ट्री, जो स्टील इंडस्ट्रीज को अब मोबिलाइज किया गया है, उधर की ऑक्सीजन दिल्ली आए। सो एक बारी में पूरा हिंदुस्तान तो इफेक्ट होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसमें सप्लाई चेन और एक सेंट्रल फोर्स की बहुत जरूरत है ताकि प्रॉपर चैनलाइजिंग हो रिसोर्सेज का। आज हम ऑक्सीजन की बात करते हैं क्योंकि इतना लाइफ सेविंग चीज है, इस वजह से ऑक्सीजन के साथ सबसे ज्यादा इतना डिबेट हो रहा है। बट आप देखें लास्ट 2 महीने से ना तो हमें मेडिसिन टाइम पे मिल पा रही हैं, जिसको पब्लिक सेंटिमेंट्स में लोग कहते हैं कि अगर मुझे रेमडेसिविर मिल जाएगी, या कुछ स्टडीज उसको प्रमोट करते हैं, कुछ नहीं करती हैं। बट पूरा आर्मामेंटेरियम हॉस्पिटल में मेंटेन करना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। सप्लाई प्रोडक्शन बंद हो गई बिकॉज बीच में कोविड बंद हो गया, इसलिए अब वो प्रोडक्शन शुरू हुई है, तो इसलिए अवेलेबिलिटी कम है। तो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट मोटिवेशन का बहुत जरूरत है, सारे स्टेट्स को एक साथ चलना है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली जो डिपेंडेंट स्टेट है फॉर ऑक्सीजन एंड अदर थिंग्स फ्रॉम वेरियस नेबरिंग स्टेट्स, हरियाणा से ऑक्सीजन आती है वो बंद हो गई क्योंकि हरियाणा ने अपने हॉस्पिटल्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, राजस्थान से बंद कर दिया गया, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया। तो ऑटोमेटिकली जब केसेस इतने स्पाइरल हो रहे हैं तो इमीडिएटली सारे रिसोर्सेज दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो जाना चाहिए। कल को 2 महीने बाद दिल्ली में केसेस कम होते हैं और किसी और शहर में आते हैं तो सारे रिसोर्सेज वहां पर डाइवर्ट होने चाहिए। तो ये सेंट्रल एफर्ट होना चाहिए इस, और हर स्टेट को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब आपने कही है कि डिमांड और सप्लाई दोनों का तालमेल बिठाएं, पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि क्राइसिस कहां पर है, जरूरत किसे है, और फिर वो तालमेल बिठाकर आगे बढ़ना चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। देखते रहिए आज तक। तमाम खास मेहमान विशेषज्ञ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल सांसों का, लेकिन ये सांसें अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि जब मरीज दम तोड़ते हैं तो वो सीधा सवाल अस्पताल प्रशासन से करते हैं। लेकिन यहां पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अस्पताल प्रशासन से कि आखिर नौबत ऐसी क्यों आई कि अस्पतालों तक ही ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। क्या है वो सप्लाई चेन, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, इसी पर हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर राणा, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, कई अस्पताल ऐसे हैं जो केंद्र के द्वारा चलाए जाते हैं, कई दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, कई प्राइवेट अस्पताल हैं। लेकिन आज की तारीख में जब कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है तो ऐसे में सप्लाई चेन और सबको बराबर ऑक्सीजन मिले, ये किस तरीके से सुनिश्चित होता है? क्या है प्रोटोकॉल्स? इसका एक जो इसका वितरण है, सप्लाई चेन है, वो गवर्नमेंट के हाथ में है। उनको चाहिए कि जो जितनी उनके पास ऑक्सीजन है सब हॉस्पिटलों को थोड़ी थोड़ी देते रहें। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा, जब तक पर्याप्त मात्रा में नई ऑक्सीजन मिलती है तब तक हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें सारा कोटा 24 घंटे का 2 दिन का रख दो, पर यह है कि एक टाइम बन जाए कि 4 घंटे बाद ऑक्सीजन सप्लाई आनी है। किसी की जान नहीं लटकी हो कि नहीं ये खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है, वो सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि हम सब डॉक्टर लोग अपना पेशेंट का इलाज करते रहें, रादर लोगों को यही टेलीफोन करते रहें कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, ऑक्सीजन का क्या करें। और मरीज भी हमारे से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं, बार बार पूछते रहते हैं हर घंटे बाद, सर ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। तो ये ऐसा चीज़ हो जाए तो वही करना पड़ेगा। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये संकट आया है वो आ गया, कैसे आया, क्यों आया, उसका सोचने का टाइम अब नहीं है। अब जो है ये संकट आया इसका समाधान करना है। तो सबसे पहले है कि इसको गैप को रोकना है, गैप को कम करना है। उसके लिए जो ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ानी है, उसको बढ़ा रही है सरकार। सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करना है और सप्लाई चेन स्टेट गवर्नमेंट तक जितनी रिक्वायरमेंट इतनी पहुंच जाए। उसके बाद जो उसका वितरण है स्टेट गवर्नमेंट ठीक तरीके से करती रहे तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। और जहाँ तक डिमांड की क्वेश्चन है, स्टेट ने, दिल्ली सरकार ने ऑलरेडी 1 हफ्ते का और लॉकडाउन कर दिया, वो भी एक स्टेप है। पर मैं फिर भी कहूँगा कि एक जो सेल्फ लॉकडाउन है दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टेट लॉकडाउन। यदि सेल्फ लॉकडाउन को नहीं ऑब्जर्व करेंगे लोग, जो अपना एक कोविड बिहेवियर उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे, तो इस लॉकडाउन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लॉकडाउन का मतलब ही पर्पज ही 2 होते हैं कि एक तो स्टेट को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की टाइम मिलता है, दूसरा
एक संक्रमण जो है वो बीमारी का रोका जाए, तो संक्रमण तो तभी रुक सकता है कि उसका मतलब जो हम उसका पालन करें, जो कोविड बिहेवियर है। और बार बार सब लोग कह रहे हैं, पर उसके बावजूद भी अभी मैं पिछले हफ्ते से भी देख रहा हूँ, एक हफ्ते से कर्फ्यू है, पर लोग फिर भी बाजारों में घूमते हुए मिलते हैं। ये चीज़ रुकनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि हम वो भी जिम्मेवारी हैं। तो अब सब जिम्मेवारी से काम करेंगे तो हम इस पर काबू पर कर पाएंगे। और इस पर हम सब लोगों को, चाहे मीडिया है, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे अस्पताल हैं, चाहे सरकार है, उनको अपने डिफरेंस खत्म करके सबको जुड़ जाना चाहिए कि ये समस्या को हल करना है किसी न किसी तरीके से। और मेरे ख्याल आई एम क्वाइट पॉजिटिव हल हो जाएगी। हाँ। और दो तीन दिन में रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, बल्कि आज ही रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे मुझे लगता है। चलिए, काफी पॉजिटिव नोट पर आप अपनी बात करें कि आज रिजल्ट आएंगे। डॉक्टर गुप्ता, इस बात को भी समझाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कहते आए हैं कि हमको 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार ने पहले 480 और फिर उसके बाद 490 तक दे दिए। तो जो बाकी, पहली बात तो ये दिल्ली को एक्चुअल रिक्वायरमेंट कितनी है और क्या इतने से कमी पूरी हो जाएगी? देखिए, आज ये वास्तविकता है कि दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए, और पूरा का पूरा जैसे जो केजरीवाल साहब ने कल किया कि सभी राज्यों सरकारों से उन्होंने कहा कि हमें हेल्प चाहिए। ये हेल्प 6 दिन पहले भी हो सकती थी। हमें पता है कि केंद्र ने हमें 480 मेट्रिक टन दिया है, हमारी जरूरत 300 है, 700 है। तो अगर 220 मेट्रिक टन की जो जरूरत है, उस जरूरत के लिए प्रयास हमें अपने आप करने चाहिए। जैसा कहा कि ऐसी सरकारें जहां पर नजदीक के जो गवर्नमेंट है वहां तक तो बहुत ज्यादा कोरोना है, पर फार ऑफ अगर आप देखें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां पर बहुत सारी ऑक्सीजन अवेलेबल है, जो आज बाई एयर आ रही है या बाई ट्रेन आ रही है, तो अगर उसी सिस्टम को हम 4-5 दिन 6 दिन पहले से सोच लेते और करते तो आज ये नौबत नहीं आती। सेकेंड, ऑफ कोर्स आज मैं भी देख रहा हूं कि पीएम फंड से, पीएम केयर फंड से हर बड़े गवर्नमेंट अस्पताल में ऑक्सीजन का लगाया जा रहा है, बहुत बड़ा स्टेप है। और इसी तरह से जितने भी हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन की अच्छी खासी खपत है, गंगाराम अस्पताल अभी राणा जी बता रहे थे, देखिए इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की खपत हमेशा अच्छी होती है। आज गंगाराम अस्पताल या बत्रा अस्पताल कोरोना बना हुआ है, कोरोना खत्म हुए, ये मल्टी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर दुनिया भर के ट्रांसप्लांट सर्जरी, मेजर सर्जरीज, दुनिया भर की सर्जरीज होने लगती हैं, और फिर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट करीब करीब उनकी उतनी ही पहुंच जाती है जितनी अभी। तो ऐसे बड़े अस्पतालों को भी चाहिए कि वो अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट सरकार पे डिपेंडेंट ना होकर अपना खुद का प्रोडक्शन करें। आज अभी जो हालत है, ऐसी हालत में जैसे मैंने पहले भी कहा, आवंटन जो हुआ है वो अस्पताल की कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी देख कर, गंगाराम अस्पताल में आज सब 800 बेड्स हैं कोविड के, ऑब्वियसली उनको 15 टन 18 टन चाहिए। हमारे अस्पताल में 500 बेड की कैपेसिटी है तो हमें 10 टन चाहिए। कई ऐसे अस्पताल हैं जो 75 बेड के हैं जिन्हें 1 टन 1.5 टन चाहिए। तो उसका रेशनल उसी हिसाब से, एज लॉन्ग एज हमें सरकार को जो इंफॉर्मेशन का सिस्टम है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम उसी तरह जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी है, मुझे अपने यहाँ पता है, तो इसका मतलब हर जगह जाता होगा किस समय 4-4 घंटे में हमारे पास कितनी ऑक्सीजन बची, हमारे पास कितने पेशेंट बचे, हमें कितनी जरूरत है, ये तो हम भेज रहे हैं। लेकिन वो कार्य जो वहां से होना चाहिए कि अगर आपके पास अब इतने बेड हैं और इतनी ऑक्सीजन बची है, तो बगैर मेरे कहे वहां से उतना टन ऑक्सीजन आना चाहिए, उतने 1000 लीटर ऑक्सीजन आना चाहिए। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए तो ये समस्या अपने आप खत्म हो जाती। रही बात आपने अभी लॉकडाउन की कहा, तो बिल्कुल सही, मैं एडमिट करता हूँ, देर आए दुरुस्त आए। अगर आप देखें प्रीवियस लॉकडाउन के वक्त क्यों नहीं इतना ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ा, क्योंकि लॉकडाउन एक प्रॉपर टाइम में लगा दिया गया था। और जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैं आपसे बताऊं, मनुष्य की जिंदगी लॉकडाउन और इकोनॉमी से बेहतर है। अगर मनुष्य ही नहीं होगा, लोग नहीं होंगे, तो देश की इकोनॉमी से क्या करेंगे आप? किसके लिए इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं? तो अगर कुछ इकोनॉमी के परसेंटेज कम करके आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, बहुत सारे कोरोना वायरस को फैलने से बचा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा फैसला होगा। अगर लॉकडाउन करने के बाद हम समझते हैं कि हम इस बढ़ती हुई बीमारी को, जो आज
बिल्कुल आकाश की तरह बढ़ती जा रही है। इसको किसी न तरह कंटेन करके जमीन में लाना पड़ेगा। उसके लिए हर संभव प्रयत्न, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, जो भी हो, वो नेशनल लेवल पे, अगर क्योंकि आज हर जगह बढ़ रहा है, नेशनल लेवल पे भी करना चाहिए। चलिए, जिस दौरान अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन शुरू किया था, हालांकि 6 दिन का, आज उन्होंने वापस से कहा है कि इसको और आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन उस दौरान भी एलजी साहब के साथ उन्होंने बैठक करके इस बात को सुनिश्चित किया था कि कम से कम पुलिस बल को सड़कों पर उतारा जाए और इस लॉकडाउन को अमल में लाया जाए ताकि अननेसेसरी लोग बाहर ना निकले। और आपने सही पॉइंट उठाया कि उसको जब तक आप सेल्फ लॉकडाउन नहीं करेंगे हम ये चेन नहीं तोड़ पाएंगे। डॉक्टर आशीष, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया था कि क्योंकि इस वक्त दिल्ली को जरूरत है तो बाकी राज्यों को साथ में आना चाहिए और इस तालमेल की बहुत जरूरत है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये गैप कम कैसे होगा। पहली बात, आज अगर अरविंद केजरीवाल इस पोर्टल का जिक्र करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और अस्पतालों में कितनी खपत हो रही है, इसकी जानकारी के लिए बाकायदा उस पोर्टल को बनाने की बात होती है, तो क्या गैप कम हो सकता है? मेरे हिसाब से तो अभी एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि एक सेंट्रल कमांड ऑफिस तो होना ही चाहिए। हम वी हैव नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो पूरी ओवरऑल सिचुएशन को हर स्टेट में मॉनिटर करती है। हर जगह हर स्टेट में उनका ऑफिस है। दे कैन मॉनिटर कितना ऑक्सीजन किस जगह पे कम हो रहा है, उसी हिसाब से उस जितना उनके पास लिमिटेड रिसोर्स आ रहा है बाकी स्टेट से या अपने आसपास के प्रोडक्शन से, उसको चैनलाइज करें। एक डैशबोर्ड की क्रिएशन हो सकती है। टेक्नोलॉजी को हम यूज करके एक डैशबोर्ड बना सकते हैं जिससे हर हॉस्पिटल अपना ऑनलाइन फीड कर सकता है कि हमारी ऑक्सीजन कितने घंटे की रहेगी और गवर्नमेंट दूर बैठे हुए अंदाजा लगा सकते हैं किस हॉस्पिटल को प्रायोरिटी देनी है, किसको हम 2 घंटा वेट कर सकते हैं, किसको हम अगले दिन ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटल में भी पिछले कई दिनों से क्राइसिस है, तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते ढूंढ रहे हैं। अब हमें बहुत दूर जाकर रायगढ़ से नवीन जिंदल जी ने हमें हेल्प किया, वहां से ऑक्सीजन भेजा 4-5 हॉस्पिटल के लिए और हमें एक रेस्क्यू कराया। बट ये भी अगेन एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हुआ। लॉन्ग टर्म में तो ये है कि आसपास के स्टेट्स में जितने भी प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना। और आमतौर पे होता क्या है, एक प्लांट बहुत दूर जगह पे होता है, 200 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, वहां से फिर वो बड़े और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करते हैं जो जिनके पास एरिया बटा होता है। अब जैसे कोविड जैसी सिचुएशन में अचानक डिमांड बढ़ती है तो वहीं प्लांट की प्रोडक्शन बढ़ा के और उसको चैनलाइज करना चाहिए। और गवर्नमेंट एज ए एजेंसी दूर बैठे हुए ये बता सकते हैं कि उतना जो आ रहा है किसी हॉस्पिटल में बहुत फालतू एक्स्ट्रा ना पड़ा हो और किसी हॉस्पिटल में कमी ना हो। तो इसको एक डैशबोर्ड से टेक्नोलॉजी के द्वारा एनालाइज करके हर स्टेट के हिसाब से कर सकते हैं और जहां सेंट्रली बैठे हुए देख सकते हैं कि किस शहर में कम शुरू हो गए केसेस बढ़ना, वहां पर पहले ही हफ्ता पहले ही लॉकडाउन नहीं हुआ है लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पर वो तैयारी पहले से शुरू हो जाएगी, दवाइयां टाइम से पहुंच जाए, ऑक्सीजन पहुंच जाए और कोई ग्रीन कॉरिडोर्स बन जाए ताकि किसी भी ऐसी सप्लाई को रोकने बीच में कोई बाधा ना मिले। बिल्कुल, मुझे लगता है इस पोर्टल को शायद आप यही कहना चाह रहे हैं कि इसको बहुत पहले से शुरू कर लेना चाहिए था ताकि बराबर से, ताकि सप्लाई चेन में किसी तरह की कमी ना आती। डॉक्टर सागर, अगला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि डॉक्टर गुप्ता ने बहुत वैलिड क्वेश्चन उठाया कि अब कम से कम इस क्राइसिस में एक चीज जो सभी अस्पताल भी रियलाइज कर रहे हैं कि डिपेंड ना रहा जाए, कि अपनी तरफ से भी ऑक्सीजन प्लांट पर विचार किया जाए। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा होना चाहिए अस्पतालों की तरफ से? जी, आई एग्री। शांति मुकुंद हॉस्पिटल ने बहुत साल पहले से ही इसको प्लान किया, फोरसी किया और हमने अपना ऑक्सीजन जनरेटर बनाया हुआ है और ऑक्सीजन जनरेटर के साथ में हम मैनीफोल्ड रूम की भी मदद लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले आपसे सबमिट किया कि वो इसमें जो डिमांड है ऑक्सीजन की वो 10 से 12 गुना बढ़ गई है, तो हमारा जो प्लांट है वो 125 डी टाइप सिलेंडर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि वो इनफ नहीं है। इसलिए हमारे को लिक्विफाइड ऑक्सीजन की जो है जरूरत पड़ती है और वो हमको अभी तो सरकार भी सहयोग कर रही है, मीडिया भी सहयोग कर रहा है और सभी प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, हमको मिल रहा है। लेकिन ये डिमांड और बढ़ जाएगी जब तक ये लॉकडाउन को या कर्फ्यू को सख्ती से नहीं लागू किया जाएगा, जब तक हम अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि ये हमारे अपने हित में है। और उसके अलावा किट्स अवेलेबल नहीं है। IL-6 डी डाइमर की किट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं। अगर हम उनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाएंगे तो बीमारी को कैसे इलाज करेंगे? प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम ये अगर बहुत जल्दी इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर समय पे अगर स्टेप नहीं लिए गए तो ये सिचुएशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। हमारे को बहुत जरूरी है कि स्टाफ के लिए जो स्टाफ कहाँ से आ सकता है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत से समुदाय हैं जो कि वॉलंटियर कर सकते हैं। अगर आज आप देखते हैं, अगर हम समुदाय की बात करें जी, मेरे को वॉलंटियर दे दीजिए, मैं उनको ट्रेन कर लूंगा, क्योंकि आज
ह्यूमन लाइफ से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। जाहिर सी बात है, सभी डॉक्टर्स इसी का जिक्र कर रहे हैं। तो सख्ती का मतलब सिर्फ कागजों में नहीं, शुरुआत अपने आप से करी जाए। यथार्थ जी भी हमारे साथ हैं, मैं लौटूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए आज तक। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। यथार्थ जी, एक लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगी, अभी तक की जो चर्चा हुई है सबसे बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का, और उससे भी पहले सेल्फ लॉकडाउन बहुत जरूरी है, आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये जो इस बार सेकंड वेव आई तूफान की तरह देश के ऊपर आ गया है, इसमें हमें पेशेंस रखना जरूरी है। और सरकार ने लास्ट ईयर भी जिस तरह से हमें इस सारे पेंडेमिक से बाहर निकाला है, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकार हॉस्पिटल ने जो मिलके प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर ने हेल्थ केयर में पहली बार ही देखा गया था कि इतनी अच्छी पार्टनरशिप में दोनों सेक्टर्स ने काम करके पूरे देश को बाहर निकाला था। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी इसी तरह से होगा। और ये जो लॉकडाउन का भी डिसीजन लिया गया है बहुत अच्छा रहेगा ये। और कहीं ना कहीं चलिए इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम ये वेव जल्दी से जल्दी काबू में आए। आप सभी मेहमान हमारे साथ आए, बहुत बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।